हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी जेआरएफ नेट जेआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 हल करेंगे। जैसा कि हम लोग टेस्ट पेपर हम लोग हल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 टेस्ट हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है टेस्ट पेपर 3 का। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों से शुरू कर दीजिए। यदि थोड़ी सी भी ढिलाई है तो उसे आप उस ढिलाई को ख़त्म करिए, अपनी तैयारी एकदम ज़ोरों से करिए। क्योंकि ऐसे सूचना मिली है कि जल्द से ही जल्द जो टीएसटी पीएसटी का फॉर्म का नोटिफिकेशन है फिर से आने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा कि देर से सही लेकिन फार्म ज़रूर आएगा, इसलिए अपनी तैयारी आप ब्रेक मत करिए, स्लो मत करिए, ठीक है? आप अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए, क्योंकि इस बार चूके तो फिर इसके बाद आप बहुत समय के लिए चूक जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है? इस तरह के मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 57। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें आपको ज़्यादातर कथन से और जो कूट संबंधी जो प्रश्न होते हैं इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कथन और जो कूट संबंधी प्रश्न होंगे ये ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि आपके हाल में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उनमें आपके कथन संबंधी कथन कारक जो होते हैं और कूट संबंधी प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों को थोड़ा सा डीप कर दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स? तो उससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 51 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि नेहरू कमेटी के समक्ष सबसे अधिक पेचीदा प्रश्न था। तो फ्रेंड्स जो नेहरू कमेटी बनी थी उनके सामने जो अधिक जटिल प्रश्न ये था कि भारत के लिए जो डोमेनियन स्टेट यानी कि डोमेनियन स्टेट्स होना चाहिए, तो वह किस तरह का होना चाहिए, ये उनके लिए क्या था सबसे पेचीदा प्रश्न, यानी कि बहुत जटिल प्रश्न उसके उनके सामने था। ये बहुत जटिल समस्या थी उनके लिए। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 52। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनजातीय कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्टेट बताना है, किस 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 स्टेट में इसकी आवश्यकता है, संवैधानिक आवश्यकता। तो आपका जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय है, ठीक है, इन राज्यों में संवैधानिक अवस्था है आवश्यकता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि वह कौन सा एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए। यानी कि वह कौन सा एक वर्ष वर्ष भर में जो प्रतिवेदन होता है उसके लिए राष्ट्रपति क्या कि बाध्य नहीं होता है कि संसद के लिए उस संसद के सामने उसे उसके समक्ष रखा जाए। तो फ्रेंड्स वह आपका कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें जो हमारा जो डी है यही राइट आंसर होगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति संसद के समक्ष बाध्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बर्नार्ड शॉ ने जो स्वयं भी इस प्रकार के समाजवाद के प्रमुख समर्थक थे, इनके विषय में कहा कि उन्होंने क्रांतिकारी वीरों के आनंदप्रद आराम को छोड़कर साधारण संसदीय मार्ग के माध्यम से व्यवहारिक सुधार के लिए कठिन कार्य को अपनाया। यह किस प्रकार का समाजवाद था? तो फ्रेंड्स यह जो समाजवाद था आपका फेबियन समाजवाद था। कौन सा? फेबियन समाजवाद था, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए कह रहा है कि लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ होगा, ठीक है। लेनिन कब इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सा समय था? तो वह आपका समय था औपनिवेशिक परिधि में, ठीक है। कौन सा? औपनिवेशिक परिधि में, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 56। देखिए कूट संबंधी प्रश्न आ गया हम लोगों का। तो कूट संबंधी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है, ठीक है। आपको युग में दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन कौन से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 56 का हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन बी होगा,
ठीक है, बी में देखिए 1, 3 और 4 दिया है, यानी कि जो 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर जो दिया है ये सही सुमेलित है। बाकी हमारा जो 2 नंबर का है ये हमारा गलत होगा। यानी कि 2 नंबर पे क्या दिया है, विधि का शासन फाशीवाद, तो ये हमारा गलत मिलान है। बाकी 1, 3, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58। 58 नंबर पे देखिए कूट संबंधी प्रश्न है। 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, 4 घटनाएं दी गई हैं, उनका सही आपको अनुक्रम बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर हमारा कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका हमारा आ जाएगा मैग्ना कार्टा। ठीक है, जो मैग्ना कार्टा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो ये सबसे पहले आएगा, यानी थर्ड 3 नंबर का। फिर इसके बाद देखिए हमारा कौन सा आएगा, गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हमारा कौन सा आता है, इसके बाद आता है अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि 3, 4, 2, 1। तो देखिए 3, 4, 2, 1 किस में है, यानी कि ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 59 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा ये लंबा है। तो देखिए थोड़ा-सा अगर नहीं दिखाई दे तो आप रिज़ोल्यूशन को अपने बढ़ा लीजिएगा वीडियो में, आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में दिया है समाजवाद, दूसरी सूची में दिया है प्रतिपादक, यानी कि 4 आपके समाजवाद हैं और उनके प्रतिपादक उनके साइड में सूची सेकंड में दिया है, तो उसी का मिलान करना है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा, देखिए हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी डी के अनुसार हमारा कौन सा होगा, ए का आपका 4 यानी कि स्वप्नलोकी सेंट साइमन। ठीक है, बी का हमारा थर्ड है यानी फेबियन का सिडनी वेब। इसके बाद हमारा जो सी है, सी में हमारा 1 नंबर हो जाएगा, वैज्ञानिक है कार्ल मार्क्स, और श्रेणी बचा आपका जीडीएच कोल। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कौन सा, डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 61 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है फेबियन आर्थिक सिद्धांत आधारित है। फेबियन आर्थिक सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है फ्रेंड्स, ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख अभ्युपगम है, वो अभ्युपगम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख अभ्युपगम नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिशाली राज्य। कौन सा, ऑप्शन बी शक्तिशाली राज्य। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपका कूट संबंधी आ गया। देखिए कूट संबंधी ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में लेखक दिया है और सूची 2 में आपका पुस्तकें दी है, यानी एक साइड लेखक है और दूसरी साइड उनकी पुस्तकों के नाम हैं। तो देखते हैं किस लेखक का किस पुस्तक से संबंध है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 63 के जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कौन सा, ए। तो देखिए ए में हमारा ए का 5 होगा, यानी जेएस मिल का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑन लिबर्टी होगा। फिर इसके बाद बी हमारा है तो टीएच ग्रीन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सेकेंड में जो दिया है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसके बाद हमारा जो सी दिया है फ्रेंड्स एच जे लास्की। ठीक है, सी में एच जे लास्की है, यानी कि 4th नंबर हो जाएगा एच जे लास्की का, कौन सा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद डी दिया है आपका जॉन रॉल्स, तो इनका हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन जो इसमें है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 64 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं हमारी सूची 1 सूची 2 और कूट क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी सूची 1 और सूची 2 और नीचे कूट दिया है। तो देखिए तो सूची 1 में क्या दिया है, राज्य समाजों का समाज है। ठीक है, और दूसरे में बी दिया आपका राज ईश्वर की आत्मकथा है। सी है राज एक आवश्यक बुराई है, और डी दिया है व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का।
मैं शाश्वत शांति में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो यही आपका मिलान करना है। इसके साइड में आपका विचारक दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन इसमें ए होगा फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए के अनुसार हम लोग देख लेते हैं किसका कौन सा होगा। तो ए में देखिए ए का देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, राज्य समाजों का समाज है, तो इसका जो मिलान करेंगे तो बहुलवादी विचारक हो जाएगा। फिर इसके बाद जो बी दिया है राजेश्वर की आत्मकथा है, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, यानी कि आदर्शवादी विचार। ठीक है, इसके बाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो कौन? सभी लोगों को पता है कि व्यक्तिवादी विचार कैसे मानते हैं। फिर आपका डी बचता है। ठीक है, तो ये जो डी डी दिया है, व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान है जो एक ही स्त्री के लिए मातृत्व का है। ठीक है, मैं शाश्वत शांति में विश्वास नहीं करता, ये फांसीवादी विचारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो डी में दिया है फ्रेंड्स, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके टिस्टी पिस्टी बन जाते हैं। जो दिया है कि व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का, तो यह कथन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन आपके जो फांसीवाद विचारक मुसोलिनी है, किसके? मुसोलिनी। ठीक है, तो मुसोलिनी का यह कथन है। यह भी प्रश्न आपको कभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 64 था, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 65 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेरे सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे? ये 4 ऑप्शनों में से कोई एक होगा जो लेसे फेरे का सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, तो वो हमारे कौन है? तो फ्रेंड्स वे हमारे टी.एच. ग्रीन महोदय हैं। कौन है? टी.एच. ग्रीन महोदय। बाकी एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, ये तीनों ही क्या है? फ्रेंड्स लेसे फेरे सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है प्रश्न नंबर 65 का, टी.एच. ग्रीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64, ये भी देखिए कूट संबंधी प्रश्न आ गया फिर से। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए कूट संबंधी प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग ये मत बोर मत होइएगा फ्रेंड्स, इसे आप हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि अब वो वन लाइनर की तरह एक लाइन में आपको प्रश्न देखने को बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, और प्रश्नों का जो तरीका हो गया है पूछने का, वो इसी तरह के हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को प्रयास करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए प्रश्न में हमारा क्या दिया है, तो सूची 1 में प्रजातंत्र का सिद्धांत दिया है, सूची 2 में प्रवर्तक दिया है, तो हमको इसी का मिलान करना है। तो देखिए 66 में हमारा कौन सा सही होगा? तो 66 का हमारा ऑप्शन ए होगा। कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए में देखिए क्या दिया है, तो ए में दिया है हमारा ए का 2 दिया है, यानी शास्त्रीय सिद्धांत का अब्राहम लिंकन हो जाएगा। और बी में हमारा 1 दिया है, यानी कि नव उदारवादी सिद्धांत का गियोवानी सार्टोरी है। और सी में हमारा अभिजन सिद्धांत का 4 दिया है। ठीक है, कौन सा? अभिजन सिद्धांत का 4, यानी सी राइट्स मिल्स और बहुलवाद सिद्धांत के हमारे कौन से हो जाएंगे? तो डी का हमारा 3rd, यानी कि रॉबर्ट एल डॉल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होता है प्रश्न नंबर 66 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67 नंबर का भी प्रश्न देखिए, वही आपको सूची 1 और 2 दिया होगा, इसमें कूट दिया होगा। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, उस हिसाब से कूट में जो हमारा ऑप्शन राइट होगा उसको चुनना है। तो देख लेते हैं हम लोग सूची 1 में क्या दिया है। देखिए सूची 1 में दिया है हमारा, ठीक है, और ABCD करके, और सूची 2 में दिया है 1 2 3 4, इसको आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? डी होगा। तो देखिए ए का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ए का इस हिसाब से 3rd होता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? असहचारी समूह हो जाएंगे। और एक जाति महासभा, तो इसका हमारा जो 2 नंबर पर सहचारी समूह, ये राइट है। फिर इसके बाद उद्यमी विद्यार्थियों का समूह, तो इसका हमारा 1 नंबर यानी प्रतिमानहीन समूह हो जाएगा। और कुल संघ जो दिया है संस्थागत समूह, ये हमारा सही मिलान है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 68 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है राज्य को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हों, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस विचार को किसने व्यक्त किया है, तो देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो वक्तव्य दिया गया है, तो देखिए क्या कहा गया है
कि राज्य को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, यानी व्यक्ति का वह कार्य उस कार्य में उसको राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो कि उसका क्या हो, आत्मगत हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, यदि यदि उसका कोई कार्य ऐसा हो, ठीक है, जो विषयगत हो, तो उस पे क्या हो, कर सकता है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो इसके जो विचारक हैं, ठीक है, समर्थक हैं हमारे, कौन है, प्रश्न नंबर 68, तो इसका हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 69। 69 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया है। 69 नंबर का प्रश्न करेगा कि कार्ल मार्क्स द्वारा यथा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा देखिए आपके आपके चार प्रतिपादन के द्वारा दिया गया है, 4 चरण हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा चरण पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 69 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, डी। तो सबसे पहले आपका देखिए प्राचीन चरण आएगा, फिर इसके बाद आदिकालीन साम्यवादी चरण आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सामंतशाही चरण, इसके बाद आपका लास्ट में पूंजीवाद आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, फेबियन समाजवादियों द्वारा जिस मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है वह है, तो वह कौन सा समाजवाद है। तो फ्रेंड्स, तो वह हमारा आपका जो ऑप्शन डी दिया है, उत्पादन और वितरण के साधनों में राज्य के स्वामित्व की स्थापना करना, ये क्या है, फेबियन समाजवादियों द्वारा, ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 72। 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रॉबर्ट नाजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किया है। रॉबर्ट नाजिक जो हैं अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किए हैं किस पर, तो उन्होंने हकदारी पे किया है, ठीक है। अपने न्याय सिद्धांत को किस पे, हकदारी पे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 73। 73 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है, ठीक है। चारों में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादक है, तो आपका जो जीडीएच कोल है यही है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन क्या है, कथन कह रहा है कि समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, ठीक है। दूसरा दिया है मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन। तीसरा दिया है सार्वजनिक मामलों का आलोचना। तो इसमें आपको बताने कौन कौन से सही हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे ऑप्शन 1 और 2 3 है, तीनों ही राइट हैं। तो इस हिसाब से देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारे तीनों सही दिए हैं। तो डी में हमारा दिया है 1 2 और 3 सही हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 74। 74 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स यही 74 नंबर का प्रश्न रिपीटेड है, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग 75 नंबर का प्रश्न। 75 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह राजनीतिक दलों के पारस्परिक सहमति द्वारा, ठीक है, सूची तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 77। 77 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुसंख्यक सिद्धांत के एक अनिवार्य शर्त के रूप में पूर्व दशा है, ठीक है। कौन सी पूर्व दशा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वह आपके समता सिद्धांत का पूर्व दशा है। कौन सा, समता सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न। थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा है फ्रेंड्स, देखिए लंबा है लेकिन आसान सा प्रश्न है, बस आपको कथन दिया है, देख लीजिए क्या है। एक विचार है और विचार क्या है कि राज्य डॉट डॉट विकास के एक निश्चित अवस्था के समाज का उत्पाद है। यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि यह समाज अपने आप से एक ऐसे अंतर्विरोध में जकड़ गया है जिसका कोई समाधान नहीं है, और यह कि इसका ऐसे असंगत विरोध में विच्छेद हो गया है जिसे दूर करने में यह शक्तिहीन है, ठीक है। तो यह किस सिद्धांत के अनुसार है, विचार है। तो फ्रेंड्स यह आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सी नंबर का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर
69 69 नंबर सॉरी फ्रेंड 79 79 नंबर का प्रश्न देखिए कूट संबंधित है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से सही सुमेलित है। तो 79 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी 1 2 और 3, ठीक है, कौन सा 1 2 और 3। तो देखते हैं 1 2 और 3 कौन कौन से हैं। तो संविदावादी जॉन रॉल्स ये राइट है, और दूसरा दिया है लिबर्टेरियन ये रॉबर्ट नाजिक का, ये भी राइट है, और आपका थर्ड जो है कम्युनिटेरियन चार्ल्स टेलर राइट है, लेकिन आपका फोर्थ आपका रॉन्ग है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 80 80 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मुझे लगता है इसे लोग जानते भी होंगे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। तो यह देखिए इसका आंसर आप गेस कर चुके होंगे कि बी ऑप्शन होगा अरस्तु, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अरस्तु। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 82 82 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 82 नंबर का प्रश्न करेगा संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं, फिर भी वह जो नहीं कर सकता वह यह है कि, ठीक है, एक संचयी मतदान की बात हो रही फ्रेंड्स, ठीक है। संचयी मतदान जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो एक मतदाता है उसके पास क्या होते हैं, अनेक मत होते हैं, ठीक है। अब ये मत कहिए कि मैं सिंगल हूं तो मेरे पास एक मत है, संचयी मतदान की बात हो रही है। तो संचयी मतदान व्यवस्था में एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है कि फिर भी वह जो नहीं कर सकता, लेकिन वह कर नहीं सकता, इन चारों में से क्या नहीं कर सकता, जो डी ऑप्शन दिया है कि वह अपने कुछ मतों का उपयोग कर शेष का अपव्यय कर सके, यह वह नहीं कर सकता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 83 83 नंबर का कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मतदान की सूची व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, मतदान सूची व्यवस्था में निम्नलिखित से कौन से लक्षण पाए जाते हैं। 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। तो देखिए आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है, यानी मतदान क्षेत्र केवल बहुल सदस्य ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट हो गया। दूसरा जो दिया है आपका 4 नंबर का, दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी 2 और 4। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 85 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अनुवर्तियों से मीडिया की ओर बहने वाला प्रवाह कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस आपको जो शब्द है उसको पकड़ना है। तो देखिए कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो इसका हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, फीडबैक, यानी कि आपका जो प्रतिपुष्टि हिंदी में होता है जिसे अंग्रेजी में फीडबैक कहा जाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 86 86 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ आप अपने रिजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए आज संकट कानूनों से नहीं किंतु रेडियो प्रेस तथा सिनेमा आदि जैसे प्रसार माध्यमों के प्रचार शक्ति से है, इसका निहितार्थ है कि। फ्रेंड्स मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने लिखने और प्रकाशित करने की आज़ादी है, किंतु कानून की परिभाषा में इनका दुरुपयोग होने पर वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब है आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं और प्रकाशन के लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून की परिभाषा में, कानून के नज़र में, ठीक है, कानूनी तौर से यदि आप इनका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, इसकी गरिमा को बोलने की गरिमा जो होती है उससे आप ऊपर उठ के बोलते हैं, या लिखने में यदि कोई गलत तरीके से आप कुछ लिखते हैं, गलत तरीके से प्रकाशित करते हैं, तो आप इसके लिए खुद उत्तरदायी होंगे, इसके लिए आप दंडित भी किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 88 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, ठीक है, उदार लोकतंत्र की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण इन चारों में से आपका ऑप्शन जो देखिए कौन सा होगा, बी, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, ठीक है, कौन, उदार लोकतंत्र, ठीक है, ये उसका विशिष्ट लक्षण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 89 89 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
89 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक दबाव समूह की सामान्य विशेषताओं का वर्णन नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक कथन है जो दबाव समूह की सामान्य विशेषता का वर्णन नहीं करता है। 89 नंबर का प्रश्न, तो 89 नंबर का जो हमारा ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है। यह देखिए क्या दिया है, एक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को पाना, फैलाना और सुदृढ़ करना। ये क्या है, आपके जो दबाव समूह का सामान्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये उसका वर्णन नहीं करता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 90 नंबर का। देखिए कूट संबंधी प्रश्न है, नहीं सॉरी फ्रेंड, कूट नहीं है, ये आपका कथन संबंधी प्रश्न है, कथन और कारण संबंधी। देखिए कथन और कारण में क्या दिया है आपको देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि आधुनिक तानाशाही सभी विरोधी दलों को समाप्त कर देती है। तो हाँ बिल्कुल ये राइट है, आधुनिक तानाशाही तो इस समय आप देख ही रहे होंगे सभी विरोधी दलों को क्या करती है, समाप्त करती है। और कारण देखिए आर क्या दिया है, प्रपीड़न और आतंक के द्वारा भय और संदेह के वातावरण को शाश्वत रूप में बनाए रखना एक असंभव कार्य है। सही बात है कि प्रपीड़न और आतंक के द्वारा यदि भय और संदेह के वातावरण में यदि शाश्वत रूप में बनाए रखते हैं तो ये एक असंभव कार्य होता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही सही हो रहे हैं, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो आर कथन दिया है एक का, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है, इस हिसाब से हमारा देखिए दोनों सही होंगे, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट आंसर हो सकता है इस हिसाब से, इसमें दोनों सही हो लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 91 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विदलीय की बात है, जो जहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था होती है सबसे ज़्यादा लाभ किस चीज़ का मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका लाभ ये होता है कि जो द्विदलीय व्यवस्था होती है जहाँ पे वहाँ की जो सरकारें होती हैं अधिक समय तक चलती हैं, यानी स्थिर रहती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस व्यवस्था में क्या होगा, सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 92 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कूट संबंधी प्रश्न है। तो प्रश्न दिया है इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए मैक्स वेबर के आधुनिक राजनीतिक दलों के उद्गमन की अवस्थाएं दिया है, दूसरे में दिया है मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रकार। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा मिलान होना चाहिए, किस हिसाब से कौन सा मिलान होगा। तो 92 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, ए देखिए ए में क्या दिया है, तो ए में हमारा दिया है 18वीं शताब्दी का दूसरा यानी कुलीन तंत्र की विशुद्ध अनुवर्ती, और बी का हमारा वन हो गया यानी कि 19वीं शताब्दी गणमान्य व्यक्तियों के दल, और सी में दिया है 20वीं शताब्दी जिसमें हमारा थर्ड होगा उच्च संरचनाओं के दलीय यंत्र। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का। ठीक है, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि आरंभिक उदारवाद समर्थक है। ठीक है, आरंभिक जो उदारवाद समर्थक है किसका समर्थक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये आपके राजाओं के दैवीय अधिकारों की मान्यता को समर्थन देते हैं। कौन, आरंभिक उदारवाद जो समर्थक होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 95 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि अपराध होते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि क्या होते हैं, अपराध होते हैं। अतः राज्य का प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना और व्यक्तियों को बाधित करना है, न कि उन्हें प्रोत्साहन देना और प्रतिपालन करना है। ठीक है, ये आपका कथन है, और क्या कह रहा है आगे कि उपरोक्त कथन जिन विचारों को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करता है वे संबंध है। ठीक है, यानी किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये आपके उदारतावाद से संबंधित। ठीक है, किससे, उदारतावाद से। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारतावाद। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 96 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि केंद्रीकृत आयोजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, केंद्रीकृत आयोजना के विषय में आपको एक कथन जो सही नहीं है उसी को ढूंढना है। तो देखिए वह कौन सा कथन है, तो वह आपका बी ऑप्शन है, केंद्रीकृत आयोजना नीचे से ऊपर
योजना बनाना है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी को ढूंढना था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कथन में आयोजना के विषय में प्रोफेसर हायक के विचार परिलक्षित होते हैं। तो 97 नंबर का देखिए, हायक के कौन से विचार, तीन ही ऑप्शन है, तीनों में से देखिए हमारा थर्ड यानी कि सी राइट होगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों का आयोजन और संसाधनों के क्षेत्र में विस्तार, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपके प्रोफेसर हाइक के विचार, ठीक है, आयोजना के विषय में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद की समानता यह है कि दोनों, ठीक है, फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी जो समाजवाद है, इन दोनों के बीच में जो समानता है उसी को ढूंढना है। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों ही समाजवाद हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों जो आपके हैं उत्पादन के जो मूल साधन होते हैं सामाजिक स्वामित्व के लिए क्या करते हैं, पक्षधर होते हैं, ठीक है। तो इसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 99, ये देखिए कथन कारक संबंधी प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए में देखिए दिया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। तो ये सही है फ्रेंड्स, ये राइट है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ए हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं आर क्या दिया है। तो फ्रेंड्स आर दिया है इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स दोनों ही हमारे सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। और आर देखिए सटीक उससे मैच भी कर रहा है, यानी उसकी व्याख्या करता है। देख लेते हैं कौन सा हमारा इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ए सही होगा। ए और दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या है आर है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 100 यानी कि 100 नंबर का प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस टेस्ट का। तो देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कार्यों के कल्याणकारी दृष्टिकोण से सबसे कम प्रासंगिक है, ठीक है। तो 100 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हमारा देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। इसमें व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके टेस्ट नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 था ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कथन और जो कूट संबंधी प्रश्न थे उनसे मिक्स ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें देखा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी करिए ज़ोरों से, क्योंकि थोड़ी सी भी ढिलाई करेंगे तो मौका से आप चूक जाएंगे, तो फिर इस तरह के मौका आपको नहीं मिलेगा जो कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो समझिए कि बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, गोल्डन चांस है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हेल्प लगाते रहिए, क्योंकि पैटर्न परीक्षा का जो सिलेबस है बदला नहीं है, लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछने का जो पैटर्न होगा वह बदले हुए मिलेंगे आपको, ये निश्चित तौर पे, क्योंकि लेवल इस बार थोड़ा सा उच्च रहेगा और उस डीप में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और कोई इंटरव्यू भी नहीं है। इस कारण से प्रश्नों को थोड़ा सा डीप करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।